गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिखा था। आज हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आगे। देखते हैं कि कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन था, वर्क डन हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, या फिर इंटीग्रल साइन पी डीवी V1 से लेकर के V2 तक। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। देखो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब, यानी कि अपर लिमिट हम लोग 5 रख देंगे, लोअर लिमिट 3 रख देंगे। तो एक बार सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें प्रेशर दिया हुआ है 10 टू द पावर 2 पास्कल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए वर्क डन हो जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट दिया इसलिए हम इंटीग्रल साइन नहीं लगा रहे हैं। अगर तुम्हारा मन है इंटीग्रल साइन लगा के करने का तो तुम कर सकते हो। डीवी कहां से कहां तक, 3 से लेके 5 तक। प्रेशर है 10 टू द पावर 2 पास्कल, माइनस में बाहर आ गया, और v रहेगा, लिमिट लगेगा उसका 5 से 3 तक, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू टेन टू द पावर माइनस, सॉरी 2 इंटू टेन टू द पावर 2, यानी कि माइनस 200 जूल्स आ जाएगा। पास्कल मीटर क्यूब क्या बताता था, यूनिट कन्वर्जन पिछले लेक्चर में देखा था। यूनिट कन्वर्जन 1 पास्कल मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, सिमिलरली तो वॉल्यूम यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया है और प्रेशर पास्कल में दिया है, तो हो जाएगा इसका क्या, वर्क डन विल बी इन जूल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल दिया, v के टर्म्स में प्रेशर दिया, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, इंटीग्रल साइन लगाएंगे यहाँ पे, कहां से कहां तक, 3 से 5 तक, और प्रेशर है 10 प्लस 5 v, ये v के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाता है इंटीग्रेशन के बाद, 10v प्लस 5v स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन देखना ध्यान से, और इसका लिमिट लगाएंगे 3 से 5 तक। 3 पहले पुट करते हैं, फिर 5 पुट करेंगे, तो 3 और 5 हम लोग पुट कर देते हैं। एक बार 3 पुट करते हैं और एक बार 5 पुट करते हैं, तो पहले 5 करेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा 50 प्लस, अच्छा माइनस साइन यहाँ पे ऑलरेडी है एक, 50 प्लस 5 5 से 25 इंटू 5, 125 अपॉन 2, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। हम लोग इसको, इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं ना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5, 125 अपॉन 2, दैट मीन्स 62.5, 62.5, है ना। अब इसको हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट वाला, तो 30 प्लस 45/2, दैट विल बी 22.5। तो ये हो जाएगा 52.5, माइनस करेंगे हम किसमें से, 112.5 में से, तो बाहर में माइनस साइन अभी एक है ना, माइनस पी एक्सटर्नल लिखा करते थे, वही वाला माइनस पी, माइनस यहाँ पे साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा 60 जूल्स, माइनस में। जूल्स में क्यों आया, क्योंकि प्रेशर पास्कल में था और वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, तो जूल में आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, हीट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा हीट। सेकेंड एनर्जी टर्म है हीट। देखो हीट का डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें, हीट का डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच रेज और डिक्रीजेस द टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ाता है या फिर घटाता है। अगर हीट एब्जॉर्ब हुआ तो डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ेगा, अगर हीट रिलीज हुआ तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कम। इन सब चीजों पे नहीं है। हीट और वर्क ही सिर्फ पाथ फंक्शन था, बाकी सारे स्टेट फंक्शन थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज पाथ फंक्शन। वर्क कैसा था, पाथ फंक्शन था, और पाथ फंक्शन है, अगर पाथ फंक्शन है तो बताओ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, हीट एक्सचेंज, विल बी इक्वल्स टू 0 होगा या नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। स्टेट फंक्शन का प्रॉपर्टी था कि साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता था, तो ये तो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगा, हम लोग सिस्टम के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट गिवन
टू सिस्टम, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, तो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। अच्छा, हीट टेकन आउट, हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, तो सिस्टम से अगर हम हीट को बाहर निकाल रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, तो इसको हम लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखेंगे, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव, जब एनर्जी रिलीज होगा तो नेगेटिव हीट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो हीट के बारे में इतना ही है, साइन कन्वेंशन हो गया और ये पाथ फंक्शन होता है, इतना ही है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो कि अगर हम कहें कि हीट के क्या फॉर्मूले, देखो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए हीट के फॉर्मूले को समझने के लिए, जैसे कि हीट कैपेसिटी। जैसे ये पेन है, इस पेन के 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to reach, required to raise the temperature, the temperature of any given substance, of any given amount of substance, amount of substance, किसी भी गिवन सब्सटेंस का हीट बढ़ाने के लिए जितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उसे हम क्या कह देते हैं, heat capacity। Amount of heat required to raise the temperature of any given amount of substance is called heat capacity by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना है, ऐसा नहीं पूरा बढ़ा दिया और बोले कि यही है इसका हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो जैसे मान लो कि किसी को तुमने हीट दिया 10 जूल और उसका टेम्परेचर बढ़ा 5 डिग्री सेल्सियस, तो पर डिग्री के लिए पता करना है ना, तो 10 जूल बाई 5 कर दोगे फिर, तो सी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सी हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इज इक्वल्स हो जाता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। सी इज इक्वल्स हो जाता है क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, क्यू का हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं, तो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम अपॉन जितना टेम्परेचर में चेंज आया, तो पर डिग्री सेल्सियस के लिए बेसिकली हमें देखना था, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें देखना था। ठीक है, तो सी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो, हम ना हीट को पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखें, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसलिए क्यू अपॉन डेल्टा टी, जितना हीट हमने दिया जूल्स में, एनर्जी है तो जूल्स में ही लिख सकते हैं, तो जूल्स, जितना जूल एनर्जी दिया और जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसे डिवाइड करेंगे, हीट कैपेसिटी पता चल जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। जैसे इसको हमने 10 जूल हीट दिया इस पेन को और 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा, तो इसका हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 जूल अपॉन 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना कितना हो जाएगा, 5 जूल पर डिग्री सेल्सियस। हम लिख देंगे इसका हीट कैपेसिटी को 5 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, तो इसका यूनिट भी तुम समझ सकते हो, जूल पर डिग्री सेल्सियस, इसका यूनिट एनर्जी का जूल, और नीचे चेंज इन टेम्परेचर को हमने डिग्री सेल्सियस में रख दिया। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आपने सुना होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली किसी भी सब्सटेंस के एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, सी से हीट कैपेसिटी को, इसको एस से, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम का हीट बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कह देते हैं अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature, to raise the temperature by 1 degree celsius, to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree celsius, of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम, किसी भी 1 ग्राम चीज का, कोई भी चीज 1 ग्राम है तो उसका हमें तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना, तो जो भी हीट देना पड़ेगा उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह देंगे। जैसे इसको देख लो, Q अपॉन डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट हुआ करता था ना, अब पर ग्राम भी बोल रहा है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो हम नीचे मास भी रख देंगे, मास से भी डिवाइड करें। ठीक है, तो
S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन डेल्टा M, डेल्टा टी एम। तो यहाँ पे हम कह देंगे इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट यूनिट हो जाएगा हीट का जूल। अच्छा, डेल्टा टी मतलब डिग्री सेल्सियस और एम मतलब मास ग्राम, तो जूल पर ग्राम पर सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस, है ना। ऐसे कर देंगे, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी, थर्ड है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। तुमको देख के पता चल रहा होगा इसके नाम को, एक मोल सब्सटेंस का जो हीट बढ़ाने के लिए टेम्परेचर चाहिए उसे हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature by to raise the temperature of one mole substance by 1 डिग्री सेल्सियस, उसी को कह देते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, सीएम मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को सी से, स्पेसिफिक हीट को एस से, और मोलर हीट कैपेसिटी को इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल नहीं है। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है ना। अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए उसी को हम लोग कह देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। खत्म कहानी, इतना ही तो है, छोटा सा चीज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखो, दो तरीके का मोलर हीट कैपेसिटी होती है, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी, प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी। कौन कौन से प्रोसेसेस में, जैसे मान लो कि अगर कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, फर्स्ट हो गया इसमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेशर क्या कहलाएगा, प्रेस लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हीट कैपेसिटी को, सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को, तो इसको हम कर देंगे सी एम पी या फिर और सीपी, शॉर्ट में हम इसको सीपी भी लिखेंगे तो मतलब एक ही है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट देंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of one mole substance by 1 degree Celsius at constant pressure। तो इसको हम लोग कह देते हैं, इसको कह देते हैं सीपीएम। क्या कह देते हैं, सीएमपी या फिर सीपीएम, कांस्टेंट प्रेशर पे मोलर हीट कैपेसिटी, सीपीएम कह देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग सीपीएम भी कह देते हैं, सीएमपी भी चलेगा, है ना, सीपी भी चलेगा, सीपीएम भी चलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सीपीएम क्या होता है। अब जैसे जितना हीट तुमने दिया और जो टेम्परेचर चेंज हुआ और मोल भी, तो एन लिखना पड़ेगा मोल्स के लिए। तो ये होगा इसका यूनिट, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, है ना। इधर हमने यूनिट लिखा था क्या, नहीं लिखा था। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Cm इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T इनटू M, सॉरी एन, एन से रिप्रेजेंट करते हम लोग मोल को, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल, या फिर केल्विन भी रख सकते हैं ना। चेंज अगर डिग्री सेल्सियस में जो चेंज आता है, सेम चेंज केल्विन में भी तो आता है ना, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज, तुमने पढ़ा है शायद, है ना, ये बेसिक चीजें हैं, पता होती है। तो यहाँ पे आ गया सीपीएम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी एन, है ना, डेल्टा टी एन क्यू अपॉन डेल्टा टी एन। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ऐसे ही तो हम इसको जो कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट दे रहे हैं ना, उसको हम कह देते हैं क्यूपी। क्या कह देते हैं बाबू, क्यूपी कह देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
अगला हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरा हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट देंगे उसको हम कह देंगे सीवीएम या फिर सीवीवी कह सकते हैं शॉर्ट में। हम इसको भी शॉर्ट में वैसे ही लिख देते हैं, सीपीएम ही लिख देते हैं, सीएमपी से बढ़िया रहेगा, सीपीएम। ठीक है, दोनों सेम हो जाएगा। फिर सीपीएम और सीवीएम। तो सीवीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं इसके। जैसे जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम लोग कह देंगे, डेफिनेशन वही है ना, बस कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा, तो हम डेफिनेशन पे फोकस नहीं करें। तो ये हो जाएगा क्यूवी। अच्छा, यहाँ पे एम भी लिखते हैं, सीवीएम इज इक्वल टू क्यूवी अपॉन डेल्टा टी इनटू एन। ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। ठीक है, वैसा ही है, सिर्फ जो हीट हमने कांस्टेंट प्रेशर पे दिया है उसे क्यूपी कहते हैं, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया उसे क्यूवी कहते हैं। कुछ नया नहीं है इसमें, है ना, ये सारी चीजें आपको आती है पहले से। ठीक है, बोलते हैं फिजिक्स के कैलोरीमेट्री वाले पार्ट में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब देखो, अब हमारे पास अब हमारे पास एक नोट पॉइंट लिखते हैं पहले तो। एक नोट पॉइंट लिखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, डीओएफ। तो देखो, ऑल हीट कैपेसिटी, सारे हीट कैपेसिटी, ऑल हीट कैपेसिटी, ये एमसीक्यू के लिए हम लिखवा रहे हैं, आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, सारे हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बट देयर वेरिएशन, but their variation with temperature is negligible, negligible। ठीक है, टेम्परेचर के साथ जो चेंज आता है ना हीट कैपेसिटीज में, हीट कैपेसिटीज में वो उसका वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, जो भी चेंज आता है हीट कैपेसिटी में वो नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इज नेग्लिजिबल। हेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हेंस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग उसको क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग दे आर टेकन एज कांस्टेंट, दे आर टेकन एज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हमने कौन कौन से हीट कैपेसिटी पढ़े, सी पढ़ा, सी मतलब, सी मतलब सी मतलब हीट कैपेसिटी, तुम क्या सोच रहे हो? सीएम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, एस मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर किसी भी सब्सटेंस का उसमें अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं, किसी भी सब्सटेंस कितना भी अमाउंट का टेम्परेचर बढ़ाना है और उसका जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे कहते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। सीएम मतलब 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल सब्सटेंस का हीट बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए उसको हम लोग कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। एस मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए का जो हीट बढ़ाने के लिए चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हीट चाहिए। फिर से सुनो, किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे हम लोग कह देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद है सीपीएम। कांस्टेंट प्रेशर पे जो 1 मोल सब्सटेंस के हीट बढ़ाने के लिए टेम्परेचर चाहिए उसे कह देंगे हम लोग 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे कह देंगे सीपीएम। और एक हो गया सीवीएम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट चाहिए 1 मोल सब्सटेंस का हीट बढ़ाने के लिए उसे कह देंगे हम लोग सीवीएम। ठीक है, सीवीएम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए दे आर टेकन एज कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड है हमारा नोट पॉइंट, फर्स्ट हो गया ये। सेकंड पॉइंट, अच्छा कोई पूछ ले तुमसे एग्जाम में कि सर क्या, क्या बाबू ये बताओ तुम कि क्या हीट कैपेसिटीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट? बोल देना हाँ। अगर तुमसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बोले ना तो उसमें स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वेरिएशन विद टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। तो टेम्परेचर के साथ इसका जो वेरिएशन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, हमें नहीं ध्यान देना, हमारे क्वेश्चंस में हम उसको कांस्टेंट माने।
हमारे लेवल पे हम उसको कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए कि हीट कैपेसिटीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, सही है, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको कांस्टेंट मानेंगे। चलिए तो हम लोग हीट लिखते हैं एक बार। कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो हीट चाहिए, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, हीट कैपेसिटी। तो ये हो गया सी डेल्टा टी या फिर सी डी टी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डी टी स्मॉल चेंज के लिए भी। या फिर क्यू एम मोलर हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। क्या था फॉर्मूला, Q अपॉन m डेल्टा T इज इक्वल्स टू S। तो Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, S m डेल्टा T या फिर MS डेल्टा T, एक ही बात है ना। तो बस तो ऐसा हो गया हीट का फॉर्मूला। एक और हीट का फॉर्मूला है NCP डेल्टा T। क्या था, Cp इज इक्वल्स टू, NCP नहीं CM ले लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी लेते हैं पहले, मोलर हीट कैपेसिटी। तो NCM इज इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा T, सॉरी क्या था फॉर्मूला, Q Q अपॉन डेल्टा T इंटू N। तो हमने फॉर्मूला में चेंज कर दिया, Q इज इक्वल्स टू N CM डेल्टा T। समझ में आया क्या, मोल इंटू हीट, मोलर हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही ये दो तरीके का होता है, ये दो तरीके का, एक हो गया QP कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा, और एक हो गया QV कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगा उसे हम QV कह देंगे, और जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट होगा उसे हम लोग कह देंगे QP। तो QP इक्वल हो जाएगा NCP डेल्टा T, और QV इक्वल हो जाएगा NCV डेल्टा T। ध्यान रखेंगे इन फॉर्मूलेज को, है ना। देखो QP होता है इंथैल्पी और QV होता है इंटरनल एनर्जी। आगे हम डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें प्रूव करेंगे कैसे हुआ, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेज को हम ध्यान में रखेंगे, है ना। ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो गया कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीवी और सीपी पे। हम लोग ना गैस को देख करके, गैस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हैं कि उसका सीपी क्या होगा, सीवी क्या होगा, ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है। तो कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक ही है कैलकुलेशन ऑफ डीओएफ, या फिर कैलकुलेशन ऑफ सीवी एंड सीपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। कई बार एडवांस में क्वेश्चन आ जाता है, जे एडवांस में, कि बताइए भैया कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस को कंसीडर करते हुए आंसर बताना है आपको, वाइब्रेशनल को इग्नोर करते हुए आंसर बताना है। तो हमें तो बेसिक वाला क्लियर होता है कि मोनो एटॉमिक है तो 3r/2 हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों को नहीं कराया जाता है, बहुत जगहों पे मैंने देखा है। इवन मैं भी जब पढ़ता था मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर इसके बारे में नहीं था, ठीक है। तो आइए समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को, समझते हैं पहले तो। आइडियल गैस के लिए सीपी और सीवी कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ऑफ डीओएफ होता है, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम, डीओएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाता है 3 × n। कैपिटल एन का मतलब है, एन का मतलब है एटॉमिसिटी। हमको लगता है एटॉमिसिटी टर्म आप लोगों को पता है, जैसे O3 की एटॉमिसिटी 3, CH4 की एटॉमिसिटी, CH4 की एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन 5, C6H12O6 की, तो ये हो जाएगा 24। तो एटॉमिसिटी हमें पता है ना। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ डीओएफ कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डीओएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 3 × n, n इज द एटॉमिसिटी। ध्यान रहेगा क्या ये फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर हमें ट्रांसलेशनल, यानी कि ट्रांसलेशनल का मतलब बता देते हैं हम, ट्रांसलेशनल डीओएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 ऑलवेज। कोई भी मॉलिक्यूल है बेटा, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तीन ही एक्सिस के लॉन्ग कर सकता है, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और
जेड एक्सिस, तीन ही एक्सिस के अलॉन्ग कर सकता है। या तो ये मॉलिक्यूल अंदर बाहर इस एक्सिस पे करेगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मूव करेगा, एक सेकेंड, इस एक्सिस के अलॉन्ग करेगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, या तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर सकता है, या तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग। मान लेते हैं यहाँ पे एक हमने मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, मोनोएटॉमिक ही मान लेते हैं, तो ये इस एक्सिस पे मूव करेगा, एक तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे हो सकता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तीसरा हो सकता है जेड एक्सिस के लॉन्ग अंदर बाहर, ठीक है, अंदर बाहर की तरफ, प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर, प्लेन से बाहर, प्लेन के अंदर, समझ रहे हो क्या? तो ये हो गया इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो गया इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो तीन ही तरह से मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो तुम अगर चाहो तो यहाँ पे लिख देते हैं अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ध्यान रखना है बस हमें, ये मॉलिक्यूल्स किस एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, रोटेशनल, रोटेशनल DOF इज इक्वल्स टू, रोटेशनल में देखो दो तरीके का हो सकता है, अगर लीनियर है, अगर लीनियर है, और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल उम्मीद है कि तुम लोग समझ रहे होगे, जिसका हाइब्रिडेशन sp होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड वाले मॉलिक्यूल्स, sp हाइब्रिडेशन वाले मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं ना, और जो sp नहीं होगा वो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो लीनियर वाले मॉलिक्यूल्स कैसे रोटेट कर सकते हैं, दो ही तरीके से रोटेट कर सकते हैं, और नॉन लीनियर वाले तीन तरीके से रोटेशनल मोशन शो कर सकते हैं। ये तुम लोग फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़े होंगे। तो नंबर ऑफ नॉन लीनियर के लिए कितना आ जाएगा, तीन रोटेशनल डीओएफ, और लीनियर के लिए दो, ऑलवेज ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। नॉन लीनियर क्या, मॉलिक्यूल, लीनियर क्या, मॉलिक्यूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, रोटेशनल डीओएफ आ जाएगा इससे। फोर्थ है हमारे पास वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल डीओएफ। वाइब्रेशनल डीओएफ क्या है, तो देखिए हम ना, वाइब्रेशनल डीओएफ वाइब्रेशन किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग कर सकता है, इनफाइनाइट तरीके वाइब्रेशंस करने के, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डीओएफ पता है 3n माइनस, माइनस टोटल माइनस, इन दोनों को कर देते हैं, टोटल माइनस 3 + 2 किसके लिए, लीनियर के लिए, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डीओएफ फॉर लीनियर। और नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, एक ही बार में हम इसको खत्म कर देते, 3n माइनस ट्रांसलेशनल डीओएफ प्लस रोटेशनल डीओएफ, ट्रांसलेशनल डीओएफ प्लस रोटेशनल डीओएफ, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम लोग। तो वाइब्रेशनल डीओएफ का फॉर्मूला हो गया ये, ध्यान रखें, इस बात को हम दिमाग में सेट रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना, वाइब्रेशनल डीओएफ का फॉर्मूला क्लियर है, उम्मीद है कि क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल डीओएफ हो गया, रोटेशनल डीओएफ माइनस कर देंगे हम उसमें से, तो हमें मिल जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होता है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3n माइनस 3 + 2 हो जाएगा किसके लिए, रोटेशनल के लिए, सॉरी लीनियर के लिए, सॉरी लीनियर के लिए हो जाएगा ये, और नॉन लीनियर के लिए क्या हो जाएगा, 3n माइनस 3 + 3, ये हो जाएगा नॉन लीनियर के लिए। अब एक और चीज है, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है सीपी में, सॉरी कंट्रीब्यूशन सीवी में, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसलेशनल डीओएफ, फिजिक्स में आपने ये सारी चीजें पढ़ा है ना, इन सीवी, किस चीज में कंट्रीब्यूशन, इन सीवी इज इक्वल्स टू R/2। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ
रोटेशनल डीओएफ इन सीवी इज इक्वल्स टू, ये भी होता है R/2। कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल डीओएफ, कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइब्रेशनल डीओएफ इन सीवी, किस चीज में कंट्रीब्यूशन, सीवी में आर होता है। तो जितना जितना तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल डीओएफ आएगा उसमें R/2 से मल्टीप्लाई कर देना, रोटेशनल जितना आएगा उसमें R/2 से मल्टीप्लाई कर देना, और वाइब्रेशनल जितना आएगा R से मल्टीप्लाई कर देना, और सबको ऐड करोगे ना तो सीवी का वैल्यू आ जाएगा। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स का हम सीवी निकालना सिखाते हैं आपको, कैलकुलेट सीवी, सीवी सीवी सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं ना, सीवी ऑफ H2O, H2O हम यहाँ पे लिख देते ब्रैकेट में, डू नॉट कंसिडर वाइब्रेशनल डीओएफ। डू नॉट कंसिडर, हम जो क्वेश्चन करते हैं ना जब तक कहा नहीं जाए तब तक हम वाइब्रेशनल डीओएफ को, चलो एक बार वाइब्रेशनल को कंसिडर करते हुए बता दो, फिर हम लोग एक बार वाइब्रेशनल को इग्नोर करते हुए बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। तो H2O कैसा होता है, बेंड स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर है। H2O का स्ट्रक्चर याद है क्या, ऐसे H H लोन पेयर, ऊपर दो दो लोन पेयर होते हैं, है ना। तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका, इसका मतलब इसका ट्रांसलेशनल डीओएफ तो 3 हो जाएगा, और रोटेशनल कितने हो जाएंगे, नॉन लीनियर में 3 हो जाएंगे। तो बताओ इसका सीवी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कौन सा डीओएफ, ट्रांसलेशनल डीओएफ इनटू कितना कंट्रीब्यूशन है सीवी में, R/2 इंटू R/2 प्लस रोटेशनल डीओएफ इंटू R/2 प्लस वाइब्रेशनल डीओएफ इंटू आर कर देंगे। यही होता है ना, यही होता है बस, ठीक है, ऐसा हम लोग कर देंगे। अब देखिए एक चीज और, अब एक चीज और देखिए आप, जैसे हमें सीवी कैलकुलेट कर देना है, तो बताओ इसमें एटम कितने, 3, ट्रांसलेशनल हमेशा 3 आता है, तो हम इसको 3 इंटू R/2 कह देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको मूव करा सकते हैं। रोटेशनल यहाँ पे नॉन लीनियर तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू R/2 कर देते हैं, प्लस वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा, टोटल आ रहा है 3 इंटू 3, एटॉमिसिटी 3 है ना, तो टोटल डीओएफ इसका आ जाएगा, टोटल डीओएफ आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, और रोटेशनल हुआ 3, ट्रांसलेशनल हुआ 3, तो बचा हुआ कौन हो जाएगा, वाइब्रेशनल हो जाएगा, बचा हुआ कौन हो जाएगा, वाइब्रेशनल हो जाएगा। फॉर्मूला था ना ये वाइब्रेशनल को फाइंड करने के लिए, टोटल माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, टोटल माइनस रोटेशनल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डीओएफ, ठीक है, तो वही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आ गया 3R, तो ऐड करोगे इसको सबको, 3R/2 3R/2 हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 6R, समझ रहे हो। अब बिना वाइब्रेशनल के, विदाउट विदाउट वाइब्रेशनल, विदाउट वाइब्रेशनल डीओएफ कितना आ जाएगा। हम लोग ना जितने कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें वाइब्रेशनल को कंसीडर नहीं करते हैं, क्या पता एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे कहा जाए किसका वाइब्रेशनल वाला बताओ, तो बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या, समझिए इसको, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये डीओएफ हुआ, विदाउट वाइब्रेशनल डीओएफ हम क्या करेंगे, CV इज इक्वल्स टू, CV इज इक्वल्स टू 3 इंटू R/2 प्लस 3 इंटू R/2, ये आ जाएगा 3R। तो वाइब्रेशनल को बिना कंसिडर करते हुए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन हमें पता होना चाहिए वाइब्रेशनल को कंसिडर करते हुए भी कैसे निकालेंगे, तो ये बातें ध्यान रखना है। सीवी पता चल गया, अच्छा, फिर देखिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, सीपी का कैसे निकालते हैं, सीपी इज इक्वल्स टू, पहले तो टेबल बनाते हैं, चलिए पहले टेबल बनाते हैं, टाइप लिखते हैं यहाँ पे, टाइप, और मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक एक एग्जांपल ले लेंगे, ट्रांसलेशनल कितना आएगा, वाइब्रेशनल कितना आएगा, रोटेशनल कितना आएगा, और टोटल कितना हो। वाइब्रेशनल को लास्ट में ले लेते हैं, रोटेशनल को पहले। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए पहले टाइप लिखते हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक हमें पता है
मोनोएटॉमिक का इनर्ट गैसेस मोनोएटॉमिक होते हैं, ऐसे अकेले रहते हैं। तो ट्रांसलेशनल कितने आ जाएंगे इसके? ऑलवेज 3। रोटेशनल बचा हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा रोटेट कैसे कराओगे मोनोएटॉमिक को? अपने एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे घुमा दो, सेम ही होगा रोटेशन उसका। इसलिए इसका रोटेशनल नहीं होता है। नॉन लीनियर मतलब ये डायटोमिक, डायटोमिक कैसे हो सकता है? डायटोमिक में लीनियर है ना, लीनियर ही होगा डायटोमिक तो N2। तो देखो ट्रांसलेशनल हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और वाइब्रेशनल बचा 3 into 2 1 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 6। अच्छा टोटल में हमने पहले 0 लिख दिया, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये टोटल 6 कैसे, सॉरी वाइब्रेशनल 1 कैसे आया? तो 3 into 2, इसका एटॉमिसिटी टोटल निकाल लेते हैं। 3 into 2 कितना है? 6 है। ये तो 3 होगा, और लीनियर के लिए रोटेशनल 2 होता है, तो बचा हुआ वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। ऐसे ही ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए, ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए कैसे हो जाएगा? जैसे मान लो एग्जांपल CO2, CO2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे sp2 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो CO2 का कितना हो जाएगा ट्रांसलेशनल वाला? ट्रांसलेशनल वाला हमेशा 3 होता है, रोटेशनल लीनियर है तो 2 ही होगा, और बचा हुआ देखो एटॉमिसिटी इनटू 3 into 3 करते हैं, कितना हो जाएगा 9। तो इस बार वाइब्रेशनल कितना आ जाएगा? 9 minus 5 यानी कि 4, टोटल हो गया 9। ठीक है, ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए हो गया। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर यानी कि H2O जो अभी हमने सॉल्व किया, इसका ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होगा, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का 3 ही होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 3 into 3 9। ये हो जाएगा 3 नॉन लीनियर के लिए रोटेशन वाला, और वाइब्रेशन वाला कितना हो जाएगा इसके लिए? 9 minus 3 plus 3 यानी कि 3। ध्यान रखेंगे, ये बातें ध्यान रखने वाली। ठीक है, ऐसे हम फिट कर लेंगे इसको अपने ब्रेन में कि कैसे हमने पता किया है। हमारे पास फॉर्मूला है, रोटेशनल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है R/2, वाइब्रेशनल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है R/2, सॉरी वाइब्रेशनल का R कंट्रीब्यूशन होता है, और ट्रांसलेशनल का R/2। ध्यान रखेंगे क्या ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। और मेयर्स रिलेशन आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम डेल्टा H और डेल्टा U के हेल्प से, इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा से। पॉइजन्स रेशियो को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाता है Cp बाई Cv, ये हो जाता है Cp बाई Cv। ध्यान रखोगे क्या इसको? Cp बाई Cv हो जाता है पॉइजन्स रेशियो गामा। तो हम लोग किसी भी गैस के लिए, जैसे एक क्वेश्चन देते तुम लोग होमवर्क करना है इसको, है ना। क्वेश्चन है कैलकुलेट, कैलकुलेट गामा फॉर, गामा फॉर CH4 गैस, नॉन लीनियर है, आराम से पता करना है ना। Cp निकालना, Cv निकालना। Cp कैसे निकाल सकते हो? Cv जो आएगा उसमें R ऐड कर देंगे, है ना। Cp जो आएगा उसको उसमें R ऐड कर देना, इसको कहते हैं हम लोग मेयर्स रिलेशन। Cp इक्वल टू Cv प्लस R, इसको हम लोग कहते हैं मेयर्स रिलेशन। ध्यान रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट लिखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन दे देते हैं तुमको, एक और क्वेश्चन है, होमवर्क नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट, हीट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, to raise the temperature of 2 moles, to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas, of an ideal gas from 300 degree, 300 Kelvin, 300 Kelvin to 400 Kelvin in a
constant volume container in a constant volume, हम लोग पढ़ेंगे आगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, उसमें भी कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर, इलेक्ट्रो थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंटेनर, if Cv is equals to 20 minus 10 to the power minus t minus 3t, है ना, 10 to the power minus 3t जूल पर केल्विन पर मोल। देख रहे हो वेरिएबल दिया इस बार Cv कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के साथ चेंज करते हुए दिखाया गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे उसी अकॉर्डिंग। तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू बताओ बेटा, QP, QV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, NCV dt, इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पे, कहां से कहां तक, 300 से 400 तक हो जाएगा सॉल्व। समझ रहे हो क्या, लिमिट लगा देंगे, सीवी वेरिएबल दिया हुआ है इसलिए हम लिमिट लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो लास्ट में तुम्हारा आंसर आएगा इसका Q इज इक्वल टू आएगा 4070 जूल। ट्राई करना, इसको हम आंसर बता दिए हैं, कैसे आया वो तुम बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नोट पॉइंट, अनलेस स्पेसिफाइड, अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए, इन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन vibrational DOF, vibrational DOF is not considered, is not considered, है ना, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए, जब तक कहा ना जाए तब तक तुम वाइब्रेशनल डीओएफ को कंसिडर मत करना। ये नहीं कि अपने मन से हम कंसिडर करके सॉल्व किया आंसर दे दिए, जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए कि वाइब्रेशनल डीओएफ को कंसिडर करो तब तक तुम्हें उसे इग्नोर करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होगा, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, एक और नोट पॉइंट है, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।